वो क्षमता हमें बाज के अंदर में देखने को मिलती है। इसकी कई सारी प्रजातियां 10,000 फीट, यहां तक कि कुछ प्रजातियां 13,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाकर के भी उड़ती हैं। और आपको पता है कि बाज ये ऊंचाई कैसे प्राप्त करता है, ये कैसे पहुंचता है इतनी ऊंचाई तक? बाज हवा का इस्तेमाल करता है। इसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, किसी भी पंछी को जब उड़ना होता है तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है हवा। लेकिन मैंने क्या बताया, बाज, ईगल इसी हवा का इस्तेमाल करता है, इसी हवा की धाराओं का इस्तेमाल करता है और ये बेहद या सबसे अधिक ऊंचाई पर जा करके उड़ान भरता है। 10,000 फीट, 13,000 फीट बहुत अधिक ऊंचाई है किसी सामान्य पंछी के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मैंने क्या बताया आपको कि जो रास्ते की बाधा थी, उस बाधा का ही इस्तेमाल किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, कठिनाइयां बहुत आवश्यक है जीवन में, कठिनाइयां बहुत आवश्यक है, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूर करती हैं हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। कठिनाइयां ही हमारे अंदर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को निखारती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर परीक्षा सर्वश्रेष्ठ है तो फिर कठिनाइयां भी आएंगी, तो दोनों जुड़ करके ही चलते हैं, कठिनाइयां और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं। आज की इस वर्कशॉप को शुरू करने के पहले मेरे पास कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए, और ये प्रश्न क्यों है मैं बताता हूं आपको। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे ये ज्यादा जानकारी मिल सके आप लोगों के बारे में कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे कि व्हाट इज योर करंट एजुकेशन स्टेटस, कि वर्तमान में आपकी जो शिक्षा की जो पृष्ठभूमि, जो शिक्षा की जो स्थिति है, कि आप किस स्तर पर हैं। आप स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप जॉब में हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं आप, या आप फुल टाइम, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आप फुल टाइम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी हैं मेरे पास में। मैं एक पोल दूंगा आपको, इस पोल पर आप जवाब दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी ये पोल आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। 30 सेकंड्स के लिए पोल विजिबल होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर में। और ये पोल मैंने आपको दे दिया है। यहां पर कोई एक आंसर शायद दिखाएगा, उस आंसर पर आप मत जाइएगा। आप जो विकल्प हैं, इन विकल्पों को आप चुनें और इसके आधार पर आप जवाब दें। आपको वहां पर कुछ उत्तर दिखाएगा कि सही उत्तर ये है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कि आप कॉलेज के अंदर में हैं, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप जॉब में हैं और जॉब में रहते हुए आप तैयारी कर रहे हैं, ऑलराइट, या आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं। ओके, चलिए मेरे पास जवाब आ गए हैं। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए। व्हाट इज योर स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, आपने जो स्नातक किया है। अच्छा, हम स्नातक ही क्यों पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो ग्रेजुएशन है। ऑलराइट, ओके, तो ग्रेजुएशन के अंदर में आप चाहे उसको परस्यू कर रहे हैं, चाहे आपका कंप्लीट हो गया है, जो भी है, तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स से हैं, जनरल साइंस से हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं, या आप स्कूल में हैं अभी, इसमें भी मैं आपको बोल दूंगा। और यहां पर आप देखेंगे इसको, 5 करीब विकल्प आपके सामने आएंगे, और
पोल आपकी स्क्रीन पर होगा, आप यहां पर इसके जवाब दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक पोल होगा, 5 ऑप्शन होंगे उसमें, आप उन ऑप्शंस के अंदर में फिल कर सकते हैं। आप कोई एक चुने, ए बी सी डी ई में से आप कोई एक चुन करके बता सकते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आर्ट्स के लोग काफी हैं हमारे पास में, काफी बड़ी संख्या है आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों की। ग्रेट, चलिए और आगे देखते हैं। प्लानिंग टू अटेम्प्ट यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप किस वर्ष में देना चाहते हैं? राइट, और पोल आपकी स्क्रीन पर होगा 2024, 25, 26, 27 या 2028 और उसके बाद में। करेक्ट, चलिए आपकी स्क्रीन पर होगा पोल, आप बताएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चे, और ये कुछ एक 3-4 प्रश्न है मेरे पास में, ये प्रश्न भी खत्म होने वाले हैं और इसके बाद में हम चर्चा शुरू करेंगे आज के वर्कशॉप के विषय में, आज का जो विषय है उसके ऊपर में। तो काफी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू यू नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न? आप इस परीक्षा के बारे में कितना कुछ जानते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में, और इस परीक्षा को पास करने के बाद में आपको जो अवसर मिलते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो क्या आप पूरी तरीके से आप जागरूक हैं, फुल्ली अवेयर हैं आप, या आपको कुछ जागरूकता है? आप यहां पर देखें कि आप पूर्ण रूप से जानते हैं या आपको कुछ जानकारियां हैं, और क्या आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस परीक्षा के बारे में? तो मैं यहां पर आपको एक अगला पोल दे रहा हूं, और आपके सामने पोल होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और प्रश्न, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे जिसके लिए हम लोग यहां पर आज मिले हैं। तो इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि जो हमारे साथ में जो आप लोग हैं, जो स्थिति है अगर वो अच्छे से मालूम रहती है एस्पिरेंट्स की, तो फिर आपसे बात करना आसान होता है। ओके, वेरी गुड। तो कुछ जानकारियां, मतलब अधिकांश लोगों को कुछ जानकारी है, बिल्कुल सही बात है, यही उम्मीद थी मुझे, कुछ जानकारी है तभी आप यहां पर हैं। राइट, ओके, बाकी जानकारियां हम देंगे। आगे देखिए, आर यू लुकिंग फॉर कोचिंग काउंसलिंग टू हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन? क्या आपको अपनी तैयारी के अंदर में मार्गदर्शन के संबंध में जरूरत है? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है, यस या नो, या फिर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए कोचिंग आदि के संदर्भ में, मार्गदर्शन आदि के संदर्भ में? ऑलराइट, चलिए मैं आपको यहां पर पोल देता हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, इतने बड़े निर्णय एकदम से नहीं होते, हाँ, लेकिन देर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीतने का एक ही मूल मंत्र है कि सबसे पहले शुरुआत करिए। सबसे आगे रहने का यही मूल मंत्र है, सबसे पहले शुरुआत करिए। ओके, डोंट वरी। तो ओके, अधिकांश बच्चों ने तय कर लिया है, ठीक है, थैंक यू। और अब आते हैं उस विषय को लेकर के, उस विषय पर चलते हैं जिसके लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। अब जरा ध्यान से यहां पर जो भी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा उसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं
सिविल सेवा परीक्षा या आईएएस आप कह लें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पाठ्यक्रम इसका आपको पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों से कि आपके पास पाठ्यक्रम की बुकलेट हमेशा होनी चाहिए। आपके पास उसके पीडीएफ आपके फोन पर है, बहुत अच्छी बात है, आपके फोन, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट के ऊपर में है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास बुकलेट होनी चाहिए। इसके अलावा अगला विषय रहता है कि ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंदर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मूलभूत अवधारणाएं हैं, इनकी समझ ये बहुत आवश्यक रहती है। अब मूलभूत अवधारणाओं की समझ हम जब ये कहते हैं तो इससे हमारा मतलब क्या होता है? इससे हमारा मतलब ये रहता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, तो वो जो विषय है उस विषय के अंदर में क्या क्या मेजर कॉन्सेप्ट है और विषय एक का दूसरे विषय के साथ में, तीसरे विषय के साथ में, चौथे विषय के साथ में, या मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो अगर आप मान लीजिए अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी का पॉलिटी के साथ में क्या संबंध है, इकोनॉमी का भूगोल के साथ में, अर्थव्यवस्था का भूगोल के साथ में क्या संबंध है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास का पॉलिटी के साथ में क्या संबंध है, इतिहास का भूगोल के साथ में क्या संबंध है, इतिहास का इकोनॉमी के साथ में क्या संबंध है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए एक विषय के अंदर तो संबंध होते हैं, लेकिन एक विषय का अन्य विषयों के साथ भी संबंध बनता है। तो उसके बारे में समझ जब विकसित होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कि मूलभूत अवधारणाएं आपकी मजबूत हैं। इसके अलावा और यहीं से निर्माण होता है एक समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच का। अब होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र योजना, अब ये काम कैसे करती है, इसमें हम किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें। तो यहां पर मूल रूप से बिंदु ये आते हैं कि आप अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करेंगे, कि आपका जो ऑप्शनल है, आप यहां ध्यान से देखिएगा, आपका जो ऑप्शनल है आप उसका चुनाव कैसे करोगे। इसके अलावा अगला विषय हमारे सामने आता है कि समसामयिकी या करंट अफेयर्स, हम इसकी तैयारी किस तरीके से करें। इसके अलावा जो अध्ययन सामग्री है, हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें, हम अध्ययन सामग्री का चुनाव किस तरीके से करें। तो ये सब कुछ विषय हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है साक्षात्कार, इंटरव्यू की तैयारी हम लोग किस तरीके से करें। तो ये सारे के सारे विषय हमारे सामने आते हैं समग्र योजना की बात करते हुए। ऑलराइट, ओके, ये बिल्कुल, ये हिंदी इंग्लिश सारे माध्यमों के लिए है, फॉर बोथ द मीडियम्स। ऑलराइट, चलिए अभी यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा का प्रारूप क्या है। दैट मीन्स कि ये जो परीक्षा है ये कितने स्तरों में किस तरीके से आयोजित की जाती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस परीक्षा के अंदर में हमें 3 लेवल दिखाई पड़ते हैं। कितने लेवल दिखाई पड़ते हैं? 3 स्तर दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और अंततः इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। अगर हम बात करें यहां पर प्रारंभिक परीक्षा की, अगर हम बात करें, राइट, हम जब प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परीक्षा के जो अंक होते हैं, ये अंक जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है, जो लास्ट में एकदम मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अंक जोड़े नहीं जाते। प्रारंभिक परीक्षा में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, लाखों की संख्या में। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा,
फॉर्म भरने वालों की संख्या तुलना में, समझना, फॉर्म भरने वालों की तुलना में मान लीजिए 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो आपको पता है फॉर्म भले 5 लाख लोगों ने भरा हो, लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इससे बहुत कम होती है। लगभग 50-60% के आसपास लोग ही परीक्षा देने जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस बारे में? मैंने कहा था ना, कठिन दिखती है, कठिन है नहीं। आप जब आंकड़ों को देखेंगे, आप जब प्लानिंग को देखेंगे, तो ये बात समझ में आती है कि सर ये तो बहुत आसान है। लेकिन जो चीज इसे कठिन बना देती है वो है अनुशासन। आप अनुशासन से भटके, आप पाठ्यक्रम से भटके, तो फिर कहां जाकर रुकेंगे कुछ पता नहीं चलता। तो अब यहां पर देखें, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी होते हैं, इनकी संख्या महज कुछ हजार में होती है। करीब 13-14 गुना अभ्यर्थी, जो भी वैकेंसीज आती हैं, मान लीजिए 1000 वैकेंसीज हैं, तो 13-14 हजार के आसपास अभ्यर्थी हमको देखने को मिल जाते हैं। मुख्य परीक्षा के अंदर में बहुत कम संख्या हो जाती है, और ये संख्या इंटरव्यू तक जाते जाते और भी घट जाती है। ऑलराइट, ओके, तो 3 स्तर है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप एक भी स्तर पर फेल हुए तो फिर आपको कहां से शुरुआत करनी है? प्रारंभिक परीक्षा से। मान लीजिए आपने 1 वर्ष इंटरव्यू दिया, आप यहां तक पहुंच गए और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगले साल आपको प्रारंभिक परीक्षा से ही शुरुआत करनी है। लोग कहते हैं कि ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी सांप सीढ़ी का खेल है, स्नेक एंड लैडर का खेल है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सांप सीढ़ी के खेल में भी अगर 99 पर आप डाउन आते हो तो 0 पर फिर भी नहीं पहुंचते, आप 8वें, 10वें, 11वें नंबर पर कहीं टिकते हो। लेकिन यहां पर अगर आप इंटरव्यू से नीचे गए तो सीधे प्रारंभिक परीक्षा से ही आपको शुरुआत करनी है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक बार तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ध्यान से तैयारी करो, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और उसके बाद आपकी सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में जो प्रश्न पत्र आदि हैं वो किस प्रकार से हैं, आप यहां पर देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग 2 पेपर देखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आप यहां देखिए, पेपर 1 जीएस पेपर 1 भी कहते हैं इसको, और जीएस पेपर 2। इसके अंदर में आप यहां पर देखें, आपको 100 क्वेश्चंस, आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। इसके अलावा पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 के अंदर में हमें 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इसके साथ में हमें यहां पर मार्क्स देखने को मिलते हैं 200 मार्क्स। ऑलराइट, 80 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। तो बहुत सीधी सी बात है कि यहां पर आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है। और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स दिखते हैं, और यहां पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1/3। ऑलराइट, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बच्चे जो बात मिस कर देते हैं कि अगर आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो क्या आपका केवल 1/3 गया? आप सोच के देखिए, आपका 1/3 नहीं गया। 1/3 तो आपका गया, लेकिन जो एक सही नंबर था, जो आपको 2 नंबर वहां, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल यहां पर दूं 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, तो आपके 2 मार्क्स तो ये गए, और 2 का 1/3 और गया। ऑन एन एवरेज लगभग में हम लोग इसको 0.66 हम लोग ले लेते हैं। तो आप अगर यहां पर देखें तो आपके -2.66 लगभग ऑन एन एवरेज 2.66 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं।
तो नेगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान से टैकल करने की जरूरत रहती है, बहुत ध्यान से उसको समझना और उसको डील करना पड़ता है। ऑलराइट, तो अब यहां पर आप समझें कि जो पेपर 2 है आपका, पेपर 2 जो है, ये बच्चे तनाव नहीं लेना है, पेपर 2 क्वालिफाइंग है। पेपर 2 जो है वो अर्हक, हिंदी में कहते हैं अर्हक, इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और यहां पर पेपर 2 में आपको 33% मिनिमम, आपको पेपर 2 के अंदर में मिनिमम 33 मार्क्स लाने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200 एंड 33% मार्क्स, 33% आउट ऑफ 200, दैट मीन्स कितने मार्क्स हो गए, बोलिए कितने मार्क्स हो गए, 66 मार्क्स हो गए आपके, राइट। 66 मार्क्स मिनिमम अगर आप ले आते हैं तो पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग पेपर है, वो क्लियर है। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में जो कट ऑफ लिस्ट बनती है वो कट ऑफ लिस्ट बनती है पेपर 1 के आधार पर। हालिया 2-3 वर्षों में अगर हम देखें तो पेपर 1 के अंदर में कट ऑफ काफी कम है, ये 90 के आसपास में है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं कि ठीक है अभी 90 के आसपास दिख रही है 1-2 वर्षों से, लेकिन हमारी कोशिश यह रहती है कि आप कम से कम 110 प्लस 110 से अधिक नंबरों के लिए आप प्रयास करें कट ऑफ के लिए। तो ये एक सेफ कट ऑफ रहती है। अगर कट ऑफ बढ़ी भी तब भी आप किसी भी वर्ष में हैं तो मुख्य परीक्षा में शामिल होने की आपकी संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगर आप 110 को देखें तो ये कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर आप परसेंटेज में जाएं तो हम 50-55% के आसपास में हैं, दैट्स इट। 50-55% के आसपास में हम लोग हैं यहां पर, और ये बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा से आगे बढ़ते हैं और जब हम मुख्य परीक्षा की ओर आते हैं तो आप जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा मुख्य परीक्षा के विषय में। मुख्य परीक्षा में हम यहां पर कुल 9 प्रश्न पत्र देखते हैं। हमारे सामने कुल 9 प्रश्न पत्र सामने आते हैं, 9 पेपर सामने आते हैं। लेकिन इन 9 पेपर्स के अंदर में 2 पेपर आपके ऐसे होते हैं जो कि होते हैं क्वालिफाइंग, या आप यूं कह लें कि अर्हक प्रकार के होते हैं, और 7 पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंक मेरिट लिस्ट के अंदर में, जिनके अंक मेरिट लिस्ट के अंदर में जोड़े जाते हैं, राइट। और हम जब इन 7 प्रश्न पत्रों की बात करते हैं तो इन 7 प्रश्न पत्रों में 4 प्रश्न पत्र आपके होते हैं सामान्य अध्ययन के, 1 प्रश्न पत्र आपका होता है निबंध का, और यहां पर 2 प्रश्न पत्र होते हैं वैकल्पिक विषयों के, 2 प्रश्न पत्र होते हैं वैकल्पिक विषय के। अगर आप यहां पर देखें तो ये जो प्रश्न पत्र हैं आप यहां पर देख सकते हैं, प्रश्न पत्र ए और प्रश्न पत्र बी ये भाषा के प्रश्न पत्र हैं, और यहां पर आप देखें निबंध का प्रश्न पत्र है 250 अंक, जीएस पेपर 1 250, 250 जीएस 2, जीएस 3 250, जीएस 4 250, और वैकल्पिक विषय आपका टोटल मिला करके 500 अंक का वैकल्पिक विषय हमारे सामने आता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, पेपर ए और पेपर बी ये दोनों पेपर ये क्वालिफाइंग हैं, 300 नंबर के हैं, और आपको मिनिमम, आपको इन दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने हैं बस। पेपर ए में 25% मतलब 75 भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्र में, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र में अगेन 75, दैट्स इट, हो गया। और इसके बाद में
ये जो 7 प्रश्न पत्र यहां पर मैंने आपको बताए, अगर इन 7 प्रश्न पत्रों के अंकों को आप जोड़ें तो जीएस के 4 प्रश्न पत्र हमें 1000 अंकों के देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र 250 अंकों का है, 250 into 4। निबंध का प्रश्न पत्र 250 अंकों का है। वैकल्पिक विषय ये मैंने आपको बताया 500 अंकों का है। आप सबको जोड़ दीजिए और आपके सामने 1750 अंक आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में कितने अंक आ गए? 1750 अंक आ गए। और साक्षात्कार इंटरव्यू, अगर हम इसमें इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ दें, साक्षात्कार के अंक इसमें हम जोड़ दें 275 मार्क्स, तो हमारे सामने कुल जो यहां पर जो योग उभर करके आता है, वो योग उभर करके आता है कितना? 2025, राइट। 2025 अंक हमारे सामने उभर करके यहां पर आते हैं, जिसमें बनती है अंतिम मेरिट लिस्ट। आपको पता है कि टॉपर्स के मार्क्स कितने होते हैं? एनी आइडिया, एनी गेस? 2025 में टॉपर के अंक कितने हो सकते हैं? इमेजिन करिए, इमेजिन दिस। %50 तो आपने बहुत बता दिया, 45 to 47% के आसपास। चलिए 50% ही हम लोग लगा लेते हैं। तो एक बात बताओ, आप लोग अपने स्कूल के अंदर में, अपने कॉलेज के अंदर में 70%, 80%, 85% से नीचे बात नहीं करते। न जाने कितने बच्चे होंगे मेरी इसी क्लास के अंदर में, आप में से ही लोग होंगे जिन्होंने अपने 12th की परीक्षा में, अपने ग्रेजुएशन के अंदर में 75-80% मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम स्कोर किया होगा। राइट है कि नहीं? आप बताओ, आप खुद बताइए। जिन्होंने 12वीं के अंदर में मतलब 70%, तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये तो सर आ ही जाता है, राइट। सर हम तो 80-85% वाले लोग हैं। एक बात आप बताओ, 80-85% आप स्कूल कॉलेज में लेकर के आ रहे हो, और यहां पर सिविल सेवा परीक्षा में मैं आपसे केवल 50-55% की बात कर रहा हूं। क्या ये हो नहीं सकता? बोलिए, क्या ये हो नहीं सकता? बोलिएगा, संभव है कि नहीं संभव है? मैंने आपको कहा था कठिन है, लेकिन आप जब एनालिसिस करोगे तब मालूम चलेगा कि सर ये तो आसान है, राइट। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आप भी इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। आप भी आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। ओके, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के विषय में आप बात करने के बाद में हम लोग चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की तरफ, और वो है रणनीति, स्ट्रैटेजी। क्योंकि बिना रणनीति के ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक अंधी गुफा के अंदर में दौड़ लगा रहे हैं, पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। रणनीति की बात करते हुए दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, दो चीजें। सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है कि क्या करना है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज है क्या करना है, डूज, एंड अगली चीज क्या होती है, डोंट्स। क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तो आपको हर जगह बताया जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है पॉजिटिव चीज से, और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना चाहिए। अगर क्या करने की बात है तो सबसे पहले चीज क्या रहती है? सबसे पहले एक चीज जिससे आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, वो है पाठ्यक्रम। आपका सिलेबस, मैं तो यह कहता हूं आपके दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए।
इसके अलावा पाठ्यक्रम के बाद में आप जब भी पढ़ें तो अपनी जो आपकी अध्ययन सामग्री है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, दैट शुड बी केयरफुली चूजन। बहुत ध्यान पूर्वक उसका चयन किया जाना चाहिए। जो आपकी अध्ययन सामग्री है, मानक पुस्तकें, आपकी अध्ययन सामग्री के अंदर में हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स, अरे बुक्स तो बहुत सारे हैं, ढेरों पब्लिकेशंस हैं, लेकिन हम जब कहते हैं स्टैंडर्ड बुक्स तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारा मतलब होता है एनसीईआरटी से, हमारा मतलब होता है इग्नू की पुस्तकों से, हमारा मतलब होता है एनआईओएस की पुस्तकों से, और भी भारत के जो अन्य प्रतिष्ठित विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है भारत के अंदर में, और जब वो कोई पुस्तक लिखते हैं, राइट, तो उनकी लिखी गई पुस्तकें वो आपके लिए बड़े काम की रहती हैं। तो मानक पुस्तकें जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये आशय होता है। इसके अलावा अगली चीज हमारे सामने ये रहती है कि आप जो आपके अध्ययन के स्रोत हैं, अध्ययन के स्रोत जो भी हैं, अध्ययन के स्रोत, इनको आप हमेशा सीमित रखें। अध्ययन के स्रोत आप सीमित रखें, इनको बहुत बढ़ाएं नहीं कि घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी कि हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको आता कितना है, आपके बेसिक्स कितने मजबूत हैं। और इसमें जितने भी टॉपर्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हैं, उन सब के अनुभव एक ही बात कहते हैं, उन सब के अनुभव एक ही बात कहते हैं, और वो बात ये रहती है, लेस इज गुड। आप जो भी पढ़ें उस पर आप चिंतन करें। आपने मान लीजिए एक एडिटोरियल पढ़ा, आधे पेज का एडिटोरियल था द हिंदू के अंदर में, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, उसमें काम के बिंदु 5 से 6 काम के बिंदु आप निकालें। और अगर ये कला आप सीख गए कि आप आधे पेज के एडिटोरियल से 5-6 बिंदु काम के निकाल ले रहे हैं, और उन 5-6 बिंदुओं को बढ़ा करके, उनको एक्सप्लेन करके आप 250 शब्दों का उत्तर लिख दे रहे हैं, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें अभ्यास से आती हैं। इसके अलावा अगला विषय रहता है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को अपने पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ने की कला विकसित करें। जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आप कक्षा में पढ़ते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपने पढ़ी, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आजकल चैट जीपीटी बहुत चर्चा में है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आजकल चैट जीपीटी बहुत चर्चा में है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। तो ये कुछ वो विषय है जो कि आपके क्या करने के अंदर में आते हैं, डूज के अंदर में आते हैं। इसी के साथ साथ में समयबद्ध अध्ययन, कि आप जब भी कोई चीज पढ़ें तो टाइम बाउंड मैनर में उसको पढ़ें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सही इस्तेमाल करना, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या नहीं करना है, तो जब क्या करना है ये बता रहा था तो वहीं पर ये बातें जोड़ी। और क्या बात जोड़ी मैंने आपके सामने, कि आप हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि आपकी अध्ययन सामग्री में अनेक स्रोत नहीं होने चाहिए। लाइब्रेरी नहीं बनानी है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा आप जब भी किसी चीज को पढ़ें तो यह बात हमेशा कही जाती है कि आप चर्चा करें, आप खूब सुनेंगे, चर्चा करें। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करनी है।
अक्सर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए अभ्यर्थी अपने आप को पॉलिटिकल एक्सपर्ट समझने लगते हैं कि अभी तो सारी समस्याओं का समाधान हमसे ही निकलेगा। और तब मैं एक ही बात कहता हूं कि पहले आप ध्यान से पढ़ो, सिलेक्शन निकाल लो। एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको खूब ये चर्चाएं, ये बहस करने का मौका मिलेगा। चर्चा करने के लिए आपके एक दो मित्र बहुत हैं, और ऐसे मित्र, ऐसे साथी जो कि आपके टेम्परामेंट के हैं, जो कि सार्थक बातें करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें नहीं करते। कि पता लगा चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, विषय निर्धारित कुछ और किया था, चर्चाएं किसी और विषय के ऊपर में हो रही हैं, बहस के मुद्दे से ही भटक गए और आपका समय व्यर्थ हो गया। सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है अध्ययन सामग्री के विषय में, और व्यर्थ की चर्चाओं से, व्यर्थ की बहसों से हमेशा बचें, अवॉइड करें उनको। आइए आगे ले चलते हैं आपको रणनीति के अंदर में ही। और अगला बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए अपने बारे में कि आप क्या ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप परीक्षा को क्लियर करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर स्टडी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और अधिकांश बच्चे तो यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, वो यहीं पर जाल में फंस जाते हैं कि उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना या परीक्षा क्लियर करना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप, ये जो विद्यार्थी है ये ज्ञान की तरफ जाता है और परीक्षार्थी जो है ये परीक्षा क्लियर करने की बात करता है, और परीक्षा क्लियर करने के साथ साथ इसे ज्ञान, देखो बिना ज्ञान के तो परीक्षा क्लियर हो ही नहीं सकती ना। आप बस इस अंतर को मिस कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम में से अधिकांश, हम भावुक हो जाते हैं हम जब ज्ञान सुनते हैं और मुंह से निकलता है कि ज्ञान ही तो प्राप्त करना है। सही बात है, ज्ञान ही तो प्राप्त करना है। मैं कक्षाओं में इतिहास विषय पढ़ाता हूं आपको। अगर मैं अपने स्वयं की बात करूं, और 10 से अधिक वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, लेकिन आज भी मैं 3 से 4 घंटे कोशिश करता हूं, अगर इतना नहीं तो इसका आधा पढ़ूं। साल में कम से कम 5-6 पुस्तकें तो पढ़ लूं। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान अनंत है। आप समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन क्या परीक्षा क्लियर करने के लिए आपको इतने ज्ञान की जरूरत है? आप ये बताइए, क्या परीक्षा क्लियर करने के लिए हमें इतने ज्ञान की जरूरत है? और क्या सारी उम्र हम परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यूपीएससी बोलेगा, यूपीएससी बोल देगा आपसे कि अभी आप 32 साल के हो गए हैं, या आप 35 साल के हो गए हैं, या आप 37 ईयर्स के हो गए हैं और अब आप परीक्षा नहीं दे सकते। आपके 6 अटेम्प्ट हो गए या आपके 9 अटेम्प्ट हो गए, अब आप परीक्षा नहीं दे सकते, घर जाइए, हो गया। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, हमारे पास समय सीमित है, हमारे पास समय सीमित है, और अगर समय सीमित है तो फिर हमें हर चीज का सही से इस्तेमाल करना होगा। और यह बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ज्ञान तो आपको मिलेगा ही, ज्ञान कहां जाएगा, ज्ञान तो मिलेगा ही। और ज्ञान तो ऐसा है, ज्ञान तो ऐसा है, कई बार सड़क पर चलते हुए किसी अत्यंत अनपढ़ व्यक्ति से भी कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाएगी आपको जो कि बहुत काम की होगी। तो ज्ञान समय का, डिग्री का मोहताज नहीं है, ज्ञान तो वो चीज है। क्लियर हो गई होगी बात। तो अब यहां पर आप समझें हमारा अप्रोच क्या रहेगा। हमारा अप्रोच रहेगा परीक्षार्थी वाला, हमारा अप्रोच रहेगा कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। और ऐसे में मैंने पाठ्यक्रम की बात आपसे कही, और इस पाठ्यक्रम की बेहतर समझ के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा होने चाहिए। अगली चीज, अब आप कहेंगे कि सर प्रीवियस ईयर
सर क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं। हमने तो सुना है कि सिविल सेवा परीक्षा में सर क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं, फिर आप प्रीवियस ईयर क्यों कह रहे हैं? तो मैं ये कहूंगा यूपीएससी क्वेश्चन की भाषा किस तरीके से रखता है, लैंग्वेज किस तरीके से रखता है, विकल्प किस तरीके से रखता है, और कौन कौन से विषय, किस विषय के अंदर में कौन कौन से सब टॉपिक किसी सब्जेक्ट के अंदर में इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसकी बेहतर समझ चाहते हैं तो आपको विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने चाहिए। प्रश्नों की अगर हम भाषा की बात करें तो प्रश्नों की भाषा आपको हिंदी या अंग्रेजी, दो भाषाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, हिंदी या अंग्रेजी। और किस वर्ष से प्रश्नों को आपको देखना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप 2011 के बाद के जो प्रश्न हैं आप उन पर अधिक ध्यान दीजिए। 2011 के पहले आपको अधिक काम करने की जरूरत नहीं रहती है। 2011 में प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ था। यूपीएससी ने प्रश्नों की प्रकृति में काफी बदलाव किया। और अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, अगर हम बात करें मेंस की, तो 2013 से जो प्रश्न पूछे गए आप इन प्रश्नों पर अधिक ध्यान दें। ऑलराइट, तो ये कुछ बातें हुई रणनीति के अंदर में। अगला विषय हमारे सामने आता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी अध्ययन सामग्री कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ में आप संबंध कैसे स्थापित करेंगे। और अगला विषय आता है बार बार अभ्यास करना। सबसे पहले हम ये बात करें कि करंट अफेयर्स जो है, राइट, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को आखिर हम पढ़ें कैसे। सबसे पहला विषय तो यही आता है, और फिर करंट अफेयर्स को बाकी विषयों के साथ में जोड़ना कैसे है। देखिए, करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए आप अपने स्रोतों को बहुत ज्यादा फैलाएं मत। अनेक स्रोत, मैंने बार बार बोला, मत यूज करें। और एक चीज आप ये ध्यान रखें कि ये करंट अफेयर्स जो है ये कोई अलग विषय नहीं है। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ये कोई अलग विषय ये नहीं है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा था कि अगर आप साइंस टेक पढ़ रहे हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हुए चैट जीपीटी के डेवलपमेंट आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी, आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ा, और अर्थव्यवस्था के अंदर में आपने जीडीपी को पढ़ा, तो आपको फिर यह पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत की जीडीपी की स्थिति क्या है। राइट, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं, फिर वो पता होनी चाहिए आपको। ये करंट अफेयर्स हो गया। अरे मंदी, दुनिया ने 1929-30 में महामंदी देखी, और आजकल भी अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर या न्यूज को सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आपको लगातार यह खबर सुनाई पड़ती होगी कि दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है, मंदी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यस और नो बोलिए। मंदी, इसके बारे में आप सुनते हैं, डिप्रेशन के बारे में आप सुनते हैं, रिसेशन के बारे में आप सुनते हैं, राइट। 2008 में दुनिया ने सब प्राइम क्राइसिस का सामना किया था। तो भारत के ऊपर में क्या असर हुआ, दुनिया के ऊपर क्या असर हुआ, ये आप क्लासेस में पढ़ते हैं। तो उसको वर्तमान से क्या हम नहीं जोड़ेंगे, और वर्तमान से जब जोड़ते हैं तो यहीं पर रोल किसका आता है, करंट अफेयर्स का आता है। सीधी सी बात है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं अपने स्रोत के रूप में। इन दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में आप कहीं रहते हैं ऐसी जगह पर कि सर पेपर ही नहीं पहुंचता हमारे यहां, तो पेपर नहीं पहुंचता है, तो मैं आशा करता हूं इंटरनेट तो पहुंचता होगा। अगर पेपर नहीं पहुंच रहा है हार्ड कॉपी में, तो इंटरनेट तो पहुंचता होगा।
और अगर इंटरनेट पहुंच रहा है तो फिर ई पेपर भी पहुंचेगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक पेपर, हम पीडीएफ पढ़ लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। इसके अलावा डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, ये पत्रिकाएं हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। लेकिन बायजूस के अंदर अगर मैं आपको यहां बताऊं तो इन सारी पत्रिकाओं को हमारी मैगजीन के अंदर में शामिल किया जाता है। इनके सारांश को, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अपनी मैगजीन के अंदर में ही आपको देते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूज एनालिसिस की, तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर में, बायजूस IAS के YouTube चैनल के ऊपर में हम डेली द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, और वो भी हिंदी भाषा में, हिंदी के बच्चों के लिए हिंदी भाषा में, अंग्रेजी के बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषा में। मैं यहाँ हिंदी की बात कर रहा हूं तो हिंदी भाषा में हम न्यूज एनालिसिस डेली करते हैं। हम डेली क्वेश्चंस लेकर के आते हैं कि उस दिन PIB में, PRS में जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वहां पर जो खबरें हैं, जो छोटी खबरें हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, हम उनके आधार पर क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारे शिक्षक उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके अलावा दिन की कोई और बड़ी खबर हुई तो बिग न्यूज में उसे हम कवर करते हैं। हम सप्ताह में आपके लिए वेबिनार लेकर के आते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को, और इन 2 घंटे के वेबिनार्स के अंदर में हम उस हफ्ते के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय हैं उसके ऊपर लाइव चर्चा करते हैं। और हम ये लाइव चर्चा पर इतना फोकस क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैगजीन तो हम देंगे, लेकिन ये बात आप जानते हैं, पुस्तकें संवाद नहीं करती हैं। किताबें क्या बात करती हैं? बोलिए बोलिए, क्या किताबें बात करती हैं? बताइए। किताबें बात नहीं करती, और इसीलिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। हमारे टीचर्स वो एनालिसिस करते हैं, ये आप सभी के लिए रहता है, हमारे वेबिनार्स। इसके अलावा करंट अफेयर, हमारे सामने जो अगला विषय रहता है वो रहता है कि आखिर वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे किया जाए, ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें। अधिकांश बच्चे उनका ये मानना रहता है कि सर, वैकल्पिक विषय जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, हम उस विषय को ले लें वैकल्पिक विषय में अपने ऑप्शनल के अंदर में। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चे, अपना ऑप्शनल जो भी रखना बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि 500 अंकों का मामला है, 500 मार्क्स, और इसके अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्कोर करने की कोशिश करें। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कम से कम 280 to 290 मार्क्स, 280 से 290 अंक बच्चा लेकर के आएगा अपने ऑप्शनल के अंदर में। क्योंकि GS के जो पेपर्स हैं उसके अंदर स्कोर इतने अच्छे नहीं खींचते हैं, इतना अच्छा हम स्कोर नहीं करते। 250 अंकों के अंदर में अगर आप 110, 115 अंक ला रहे हैं, आप समझ रहे हैं, 250 अंकों के अंदर में अगर आप 110, 115 के आसपास ला रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है वो, मतलब 50% के आसपास। इसीलिए हम लोग अपने ऑप्शनल के अंदर में 50% से ऊपर टारगेट करते हैं, क्योंकि ये तो आपका होम ग्राउंड है, इसको आपने चूज किया है अपने कंफर्ट के अनुसार। हमारे पास सिविल सेवा परीक्षा में कम से कम 45 प्लस, जी हाँ, 45 से अधिक विषय हैं जिनमें से आप चुनाव कर सकते हैं अपने ऑप्शनल का। जी हाँ, 45 प्लस ऑप्शनल से आपके पास। इसके अलावा ऑप्शनल को चुनते हुए ग्रेजुएशन के विषय की मैंने बात तो कर दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका इंटरेस्ट। आप हमेशा अपने इंटरेस्ट पर ध्यान रखें, क्योंकि इस विषय को कम से कम आपको 1 साल अपने तैयारी के दौरान और करीब 1 साल के आसपास परीक्षा के दौरान, मतलब लगभग 2 से 2.5 साल आपको इस विषय को पढ़ना होता है।
तो आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगला विषय यह रहता है कि हमने जो भी ऑप्शनल रखा है उसके अंदर में स्कोर कैसे आ रहे हैं। कुछ ऑप्शनल अतीत में, पास्ट में बड़ा अच्छा स्कोर करते थे, अब बड़े अच्छे नंबर दिलाते थे। आजकल उन ऑप्शनल्स के अंदर में हम देखते हैं कि अच्छे अंक नहीं आ रहे। तो अगर हम उनमें से कोई ऑप्शनल चुन रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वहां पर क्या चुनौतियां रही, समय के साथ क्या ऐसे बदलाव हुए जिनको एस्पिरेंट्स नहीं समझ पाए और जिसकी वजह से अब इस ऑप्शनल में अच्छे अंक नहीं मिलते। ये भी हो सकता है कि जिस ऑप्शनल में बड़े अच्छे अंक आजकल आ रहे हैं वो ऑप्शनल आपको सूट ना करे, ये भी हो सकता है। तो हमेशा अपने आप को देखें, भीड़ को मत देखिए कि भीड़ इसी दिशा में जा रही है हम भी यहीं चलते हैं। भीड़ को मत फॉलो करिए, कभी नहीं, अपने हिसाब से चलिए। बिल गेट्स हमेशा एक बात कहते हैं कि अपनी योजना पर काम करिए, अपनी योजना को फॉलो करते हुए फेल हो जाना अच्छा है। सफलता नहीं मिलेगी तो कम से कम लेसन मिलेगा और अगली बार हम सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे को प्लान को फॉलो किया ना और फेल हो गए तो फिर तो कोई लेसन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका तो प्लान था ही नहीं। किसी दूसरे का जीवन जीने में अपना जीवन व्यर्थ मत करिए। ईश्वर ने अगर आपको बनाया है तो आप अद्वितीय हैं, आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं। एंड अंडरस्टैंड दैट, समझिए उसको। तो अगला विषय था स्कोर। इसके बाद में अगला विषय हमारे सामने आता है कि हमने जो भी अपना ऑप्शनल रखा है उसमें क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा जो अगला विषय हमारे सामने आता है कि क्या अगर हम मार्गदर्शन, अगर हम कोचिंग आदि की तरफ जाएं तो क्या वो सुविधा उपलब्ध है। तो ये कुछ 4 बड़े बिंदु होते हैं जिनके आधार पर हम अपने ऑप्शनल का चुनाव करते हैं। तो आप जब भी ऑप्शनल के विषय में सोचें इन 4 बिंदुओं को हमेशा ध्यान रखें। और एक आखिरी बात, अक्सर जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग अभी अप्रैल खत्म हो रहा है, मई शुरू होगा। अगर आप मई से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप ऐसा मत करिए कि सर हमने मई से तैयारी शुरू की। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई आइडिया नहीं है आपको, तो ऐसे बच्चों के लिए मेरी सलाह होती है कि आप शुरुआत करें। आप कम से कम मिनिमम 2 महीने तक आप जीएस पढ़ें और अलग अलग जब विषय आप देखते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तब आपको अपनी रुचि का, अपने इंटरेस्ट का एहसास होता है। और फिर आप 2-2.5 महीने के बाद में अपना ऑप्शनल चूज करें, सिलेक्ट करें। अगर आप देखिए पहले से जानकारी रखते हैं, आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जॉब के अंदर में है, इस परीक्षा के संबंध में और जानकारियां आपके पास पहले से हैं। देखिए हर एस्पिरेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता है और एक शिक्षक को अपने सारे एस्पिरेंट्स, अपने सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलना होता है। तो मैं यहाँ जब भी कोई बात बोलूंगा तो बात ऐसी होगी कि वो जो एकदम बेसिक लेवल पर खड़ा है उसके लिए भी होगी और जो एडवांस लेवल पर खड़ा है उसके लिए भी होगी। और अगर आप पहले से जानकारी रखते हैं, सतर्क हैं, तो बिल्कुल आप जीएस की तैयारी के साथ अपने ऑप्शनल को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर हैं तो कम से कम आप 2 महीने, 2.5 महीने रुकिए, बिताइए, विषयों को पढ़िए और फिर अपने ऑप्शनल का चुनाव करिए अपनी रुचि के आधार पर। ओके, इसके बाद में जो अगला विषय हमारे सामने आता है कि सर ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे हासिल किए जाए। सामान्य रूप से आपके मन में क्या आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, सारे पेपर में अच्छा करो। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंक अगर मुख्य परीक्षा में अगर इन 1750 अंकों में आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं तो इसके लिए कुछ अलग और कुछ बड़ी खास चीजें हैं। यस, बिल्कुल है। और जो रणनीति अपनी सही से तैयार करते हैं ना, उनको पता होती है ये बहुत हिडन चीज रहती है, बड़ी छिपी हुई चीज रहती है और ये मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बताऊंगा। और ये चीज क्या रहती है?, ये चीज यहाँ पर रहती है कि आप 1750 अंकों में अगर 1750 अंकों में आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं तो इसके लिए कुछ अलग और कुछ बड़ी खास चीजें हैं। यस, बिल्कुल है। और जो रणनीति अपनी सही से तैयार करते हैं ना, उनको पता होती है ये बहुत हिडन चीज रहती है, बड़ी छिपी हुई चीज रहती है और ये मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बताऊंगा। और ये चीज यहाँ पर रहती है कि आप
अपने वैकल्पिक विषय के ऊपर में इन 500 अंकों पर आप बहुत ध्यान दें। आप इसका ध्यान से चुनाव करें और ऐसा विषय चुनें कि जहां पर आप अच्छे से अच्छा स्कोर, कम से कम 280 290 इतना तो हम निकालें यहां पर स्कोर। अगर 300 आप पार कर जाते हैं तो फिर तो और सुंदर और बेहतर, हालांकि कठिन है, लेकिन अगर हो गया तो और अच्छा। इसके अलावा एक और प्रश्न पत्र है जो कि आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का खूब अवसर देता है, और वह है निबंध का प्रश्न पत्र। और 250 के अंदर में हम टारगेट करते हैं निबंध के अंदर में कम से कम 140 अंक, इतने अंक हम कम से कम प्राप्त कर सकें निबंध के अंदर में। और कुछ ऐसे ही जीएस पेपर 4 एथिक्स के पेपर की हम जब बात करते हैं तो वहां पर भी कम से कम 130 से 135 या 130 अंकों के बारे में हम टारगेट करते हैं कि 130 के आसपास हम जीएस 4 में स्कोर कर पाए। क्यों? आखिर निबंध और जीएस 4, आखिर इनको मैंने यहां पर क्यों शामिल किया? क्योंकि ये दो ऐसे विषय रहते हैं एस्पिरेंट्स जो कि आपके सोचने के तरीके, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर में बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। जी हाँ, आप जीएस 1 में देखेंगे हिस्ट्री के विषय है, ज्योग्राफी के विषय है, जीएस 2 में पॉलिटी के विषय है, जीएस 3 के अंदर में इकोनॉमी आदि के विषय है। जीएस 1, 2 एंड 3 ये ऐसे पेपर हैं जहां पर सारे एस्पिरेंट्स जो चीजें पढ़ते हैं, वो सीरियस एस्पिरेंट है, वो एक जैसी चीजें पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इनोवेशन का स्कोप जो है वो नहीं रहता है। लेकिन निबंध के अंदर में आपको 2 निबंध लिखने हैं और आपने बेहतरीन तरीके से एक निबंध लिखा, ऐसा निबंध लिखा, प्रेजेंटेशन आपका इतना शानदार था, उसके अंदर में आपने कविताओं का, कहानियों का इतना शानदार तरीके से समायोजन किया, इंटीग्रेट किया उनको, कि परीक्षक ने आपको बड़े अच्छे मार्क्स दिए। तो ओरिजिनलिटी का स्कोप बहुत बढ़ जाता है निबंध में। और ऐसे ही जीएस 4 केस स्टडीज आती है जीएस 4 के अंदर में, और किसी केस स्टडी को पढ़ करके, इसमें केस स्टडीज हमारे सामने आती हैं, और किसी केस स्टडी को पढ़ करके आप जितना शानदार विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करते हैं वो एक हद तक यूनिक होता है। शिक्षक तो पढ़ाएंगे, टीचर तो पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपने उसका अभ्यास कितना किया, आपने उसको जोड़ा किस तरीके से, वो यूनिकनेस पैदा कर देता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि वैकल्पिक विषय, निबंध और जीएस 4 ये 3 ऐसे खंड रहते हैं कि जहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये कुछ जो मैंने यहां पर आपको बताया है, मैं यहां पर एक सेकंड रुकिएगा। टू 280 मार्क्स के आसपास। तो अगर आप देखें तो वैकल्पिक विषय के 500 अंक, निबंध के 250, जीएस 4 के 250, तो कुल मिलाकर के 1000 अंक आपके सामने यहां पर आ जाते हैं। 1000 अंक आपके सामने यहां पर आ जाते हैं, जहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आप बेहतर कर सकते हैं। राइट, ओके। अब इतने सारे विषयों के ऊपर बात करने के बाद में जो इसका एकदम सारांश निकल करके आता है, वो निकल करके आता है कि हमें एकदम अंत में, अगर मैं पूरे सेशन की समरी करूं, में आप कोई चीज पढ़ते हैं, अगर आपका कोई क्लास छूट गई तो आप रिवीजन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टैबलेट कोर्स ही ले सकते हैं पूरा। इसके अलावा डेडिकेटेड मेंटरशिप सपोर्ट, अध्ययन सामग्री पूरी हमारी तरफ से आपको दी जाती है, स्टैंडर्ड बुक्स, मानक पुस्तकें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अब चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो और चाहे मेंस के लिए हो। और वेबिनार, करंट अफेयर्स की बात करते हुए मैं आपसे वेबिनार की बात कर रहा था कि हम विशेष रूप से ट्यूसडे और थर्सडे, और भी वेबिनार्स होते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से ट्यूसडे और थर्सडे वेबिनार, जिसके ऊपर में हम करंट अफेयर्स के विषयों को आपके
पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ करके उनके ऊपर में चर्चा करते हैं। राइट। तो आज की इस पूरे की पूरी वर्कशॉप में हमने जितने भी विषयों को यहां पर कवर किया, मैं आशा करता हूं कि इन सारे विषयों के ऊपर में जो भी चर्चाएं मैंने की हैं वो चर्चाएं आपके लिए उपयोगी रही होंगी। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भगत सिंह जो कि भारत के महानतम क्रांतिकारियों में से एक रहे, वो हमेशा कहते थे कि तनाव, अगर स्ट्रेस को और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैंने आज बाज की बहुत बात की है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने कहा था, तू शाहीन है, शाहीन बाज को शाहीन भी कहते हैं, तो शाहीन है, परवाज है काम तेरा। परवाज मतलब ऊंची उड़ान, तो शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तो इन्हीं कुछ प्रेरक पंक्तियों के साथ में मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। संडे को अपना 1 घंटा देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much, sir.